हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। दिस इज योर मेंटर श्रद्धा। आपकी मेडिकल जर्नी में आज एक नया मेडिकल सर्जिकल का टॉपिक ऐड करने वाली हूँ, जिसका नाम है मार्सेनिया ग्रेविस। ये बहुत रेयर डिजीज है, रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने कॉमनली ये नाम नहीं सुना होगा, पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो काफी हार्म करता है ना। आइए हम पढ़ते हैं। मार्सेनिया ग्रेविस एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि जो हमारी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स पे, जंक्शन पे, वहां पर जाकर अटैक करता है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। मार्सेनिया ग्रेविस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर characterized by weakness and rapid fatigue of voluntary muscles. It occurs due to impaired transmission of nerve impulses to the muscles. जो भी नर्व्स हैं, है ना, जो मैसेजेस लेकर जा रही हैं, वो मसल्स तक जब पहुंचना चाहिए, जैसे जहां पहुंचना चाहिए वहां पर वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, सही से नहीं पहुंच पा रहा है। अब हम पढ़ते हैं क्यों। पैथोफिज क्या है इसकी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ऑटो क्या कहते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज जो है अटैक करती है कहां पर? असिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पर, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पर क्या है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, जहां पर जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, ऑटो एंटीबॉडीज है, वो अटैक कर रही हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? रिड्यूस एसीएच, यानी कि एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स है, वो उनका जो रिसेप्शन है, जो नर्व के मैसेज को रिसीव करे, वो कम हो जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू दैट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही इजीली, यानी कि रिलैक्स्ड ही रह रही हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। आपको लगेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही क्या है, रिलैक्स रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, इफ आई से अगर मैं ये अपना गाल ऐसे करके खींचूं, तो क्या ऐसे रहना चाहिए? वापस रिकॉइल होना चाहिए? या फिर ये ऐसे ऐसे रहना चाहिए? नहीं, हम अभी वो ये डिसऑर्डर किसी को नहीं होना चाहिए। कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो यूज हुई है, उसके बाद वो रिकॉइल या अपने पास बैक पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। एक और चीज है जिसकी वजह से हो सकता है, ऑफन एसोसिएटेड विद थाइमस ग्लैंड अबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है हमारे पास, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस तरफ स्टर्नम के इस तरफ अंदर पीछे की तरफ होती है। वहां पर आप देखिएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। थायोमा, थायोमा या फिर थाइमस हाइपरप्लेसिया। अगर थाइमस ग्लैंड इतनी बड़ी है और वो बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है, इस वजह से भी ये अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। थायमिक हाइपरप्लेसिया, या फिर इसको बोलते हैं थायोमा। ओमा, ओमा वर्ड है ना, जो सफिक्स ओमा है, इट इज रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ठीक है, यानी कि थाइमस ग्लैंड का साइज बढ़ जाना। ओके, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं एक बारी, क्या क्या बोल रहा है ये। मसल वीकनेस दैट वर्सन विद एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विद रेस्ट। अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो वीक 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 होता जाएगा मसल आपका। अगर आप रेस्ट करेंगे तो इट विल, है ना, रिजुविनेट। ओके, नेक्स्ट है टोसिस। टोसिस, पी, है ना, PTOSIS, टोसिस। दिस इज ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आपने देखा किसी किसी की आईलिड ऐसे एकदम ऐसे ऐसे बिना किसी कुछ करे भी ऐसे ढीली सी पड़ी रहती है, दैट इज टोसिस। पी को बहुत ज्यादा पटोसिस नहीं बोलना प्लीज, सॉरी, पटोसिस नहीं, इट इज टोसिस, ठीक है। ओके, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया इज डबल विजन। डबल विजन, बहुत सारी कंडीशन में डबल विजन होता है, मैं कहना नहीं चाहती, आई एम सॉरी, ठीक है। किसी भी मद्य पदार्थ का सेवन किए बिना अगर किसी को डिप्लोपिया हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है, जैसे कि यूजुअली स्मोकिंग और एनी, है ना, एनी ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज, यू नो, ओके, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जो मेरे स्टूडेंट है वो तो समझ ही गए होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसके अलावा भी अगर किसी को डबल विजन हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि कुछ पी पा के आ गए और फिर बोला हमें तो डबल विजन हो रहा है एंड वी आर गेटिंग, है ना, माइथेलिया ग्रेविस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, ओके, स्लर्ड स्पीच, स्लर्ड, स्लरिंग ऑफ स्पीच।
आप ध्यान दीजिए जब भी आप बोलते हैं तो आपके जो ये लिप्स के या फिर आपके जॉ के अराउंड जो आपके मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तभी आप बोल पाते हो, है ना। अगर ये ऐसे अगर ऐसे नहीं होगा, टंग आपकी रोल नहीं करेगी या नहीं हिलेगी डुलेगी, तो आप नहीं बोल पाओगे। अगर ये सब मसल्स रिलैक्स रहेंगी तो स्लरिंग ऑफ स्पीच, मैंने आपसे बोला कि बिना किसी भी मद्य पदार्थ, है ना, कि इसके बिना अगर आपको बोले नहीं जा रहा है, आपकी, है ना, आपका सलाइवा गिर रहा है, दैट इज स्लरिंग ऑफ स्पीच अंडर मास्थेनिया ग्रेविस। ओके ओके, नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया, आपको स्वॉलो नहीं करते बनेगा या फिर च्यू करते, खाने को च्यू नहीं कर पाओगे आप लोग, ऐसा मास्थेनिया ग्रेविस में होता है। वीकनेस ऑफ आर्म्स, नेक एंड लेग, लेग्स जो है आपके वो वीक हो जाएंगे, नेक जो है वो वीक हो जाएगा और आपके आर्म्स भी वीक हो जाएंगे, मसल बिल्कुल ढीली पड़ जाएंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सीवियर केसेस में होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब ये जो नेक का जो मसल्स हैं वो इतनी ज्यादा रिलैक्स हो चुकी है, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स ही नहीं हो रही है, वो रिलैक्स ही पड़ी हुई है, तो क्या होगा, ब्रीदिंग में अंदर पूरी जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो वैक्यूम क्रिएट करके जाना चाहिए, वो नहीं जा पाएगी, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मरीज को हो सकता है अंडर मास्थेनिया ग्रेविस। टाइप्स क्या है देखो, ऑक्यूलर मास्थेनिया ग्रेविस, ऑक्यूलर है ना, इटसेल्फ द वर्ड सजेस्ट कि ये आंखों से रिलेटेड है, आंखों में ही होता है, आंखों की ही मसल्स वीक होती हैं। जनरलाइज मास्थेनिया ग्रेविस किसी भी पार्ट में बॉडी के हो सकता है, मल्टीपल मसल ग्रुप्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजेनिटल मास्थेनिया ग्रेविस, कंजेनिटल बेटा बहुत रेयर है और जेनेटिक रहता है, बाय बर्थ रहता है, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन है, बट फिर भी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं डेफिनेटली। हमने अभी जैसे बहुत सारे सिम्टम्स पढ़े थे, जहां जहां की नेक की मसल्स, आर्म्स की मसल्स ड्रूपिंग, है ना, प्टोसिस, च्यूइंग और स्वॉलिंग में डिफिकल्टी, ये सब हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट में हमको क्या टेस्ट करना है, एसीएच रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं, वहां की वो एंटीबॉडीज हमको टेस्ट करनी है कि वहां पर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है डेवलप तो नहीं हो रहा है, या फिर ऑटोइम्यून जो ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो अटैक तो नहीं कर रही है। ओके, एंडोमॉर्फिन टेस्ट जो है हमें टेस्ट करना पड़ेगा, लिमिटेड यूज होता है एंडोमॉर्फिन का, बट हाँ ठीक है, कर सकते हैं। ओके, रिसेप्टिव रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन, बेटा रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन कहने का मतलब, अगर मान लो किसी को ये हिस्सा ड्रूप कर रहा है ना, ये हिस्सा लटक गया, को मसल्स को स्टिमुलेट करना है, चेक करना है कि यहाँ पे कुछ अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ओके, सीटीएमआरआई कर सकते हैं थायमस ग्लैंड के लिए, ठीक है, थायमस ग्लैंड मैंने आपको बताया था, हाइपरप्लेसिया में अगर चला जाएगा तो भी मास्थेनिया ग्रेविस के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्यों देना है हमको, क्योंकि जो ऑटो एंटीबॉडीज आपकी हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले प्रीवियस सीरीज में भी बताया था, ऑटो इम्यून का मतलब होता है आप ही की बॉडी, जो बॉडी है आप ही के सेल्स को खा रही है, रिगार्डलेस ऑफ एनी, है ना, एंटीबॉडी हो। तो हमको क्या करना है, इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ेगा, ताकि उस पर्सन की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो उसी को हार्म ना करे, वो थोड़ा सा कम हो जाए, इसके लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। नेक्स्ट है थाइमेक्टमी, अगर थाइमस ग्लैंड इतना बड़ा हो गया, आई सेड, है ना, तो हमको इतना हिस्सा उसका निकालना पड़ेगा, थोड़ा अफेक्टेड पार्ट या बहुत भी, जो भी है ना, अपने साइज से ज्यादा बड़ा हो गया हो तो हमको थाइमेक्टमी करनी पड़ सकती है। उसके बाद है प्लाज्मा फेरेसिस और आईवीजी, बेटा प्लाज्मा फेरेसिस अगर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या फिर हमको आईवीआईजी, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मरीज को देने पड़ेंगे, जिससे कि वो जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पर अटैक हो रहा है उसको हम रोक सकें। ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। एक्टिविटीज रेस्ट कर सकते हैं, जो इन बिटवीन एक्टिविटीज है उनको आप रेस्ट दीजिए। रेस्पिरेटरी स्टेटस डेफिनेटली मॉनिटर कीजिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर में मरीज जा सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की वजह से। प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन क्योंकि वो सॉलो नहीं कर पाते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है वो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली कहीं पर भी जा सकता है वो खाना, जो फूड पाइप में भी जा सकता है इंस्टेड ऑफ, सॉरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जा सकता है इंस्टेड ऑफ फूड पाइप, तो आपको वो मॉनिटर करना पड़ेगा कि पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले कोई भी अपना फूड पार्टिकल। ओके, एजुकेट द पेशेंट ऑन मेडिकेशन टाइमिंग,
मेडिकेशन आप जो है टाइम टाइम से दीजिए, अदरवाइज जो एंटीबॉडीज है वो फिर से रिएक्ट कर जाएंगी, है ना, अगर आपका हाफ लाइफ, आपका टाइमिंग जो है वो नहीं बैलेंस हुआ तो। ओके, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऑफ कोर्स पेशेंट को बहुत जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप को देख के बहुत डिमोटिवेट हो सकता है और हो सकता है कि वो एक पैनिक में भी चला जाए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वीक हो सकते हैं और पेशेंट में गेट इनटू गो इनटू दैट रेस्पिरेटरी फेलियर। बच्चे मेरा ये जल्दी जल्दी बताने का रीजन है ना, आप लोग सोचते होंगे एक टॉपिक को बहुत जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया, बच्चे ध्यान दो, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और मुझे वो चीज आप लोगों के लिए बनानी होती है, ये मैंने बहुत दिन से निकाल के रखा हुआ था अपने पास में टॉपिक, बट मैं आपको नहीं बता पा रही थी बच्चे, बट क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, सो वी विल लर्न। आप इसको एक या दो बार देखिए, डेफिनेटली आपको मतलब समझ में आएगी चीजें। और मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करके बात करूं आपसे, बट अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी ही मैं साइकियाट्रिक टर्मिनोलॉजीज की, है ना, अल्फाबेटिकली सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ अंडर द सेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ट्रीटमेंट, है ना, या डिजीज कंडीशंस या फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज। मैं जल्दी ही करूंगी, मे बी इन द शॉर्ट्स और मे बी इन द सीरीज ऑफ वीडियो, लॉन्ग वीडियो। पर तब तक के लिए बने रहिए साथ में और अपने मेडिकल जर्नी में सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए, पेशेंट का ध्यान रखिए, खुद भी खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, आसपास का ख्याल रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अपने दोस्तों को बताइए और जल्दी मिलते हैं। Until then, this is your mentor Shraddha taking off. Bye.